Hello students, this is Komal Joshi and I welcome you all to the online classes of the Gleam Institute. So students, in our previous lecture we discussed what are vectors, what are scalars, what are tensors, types of vectors, and today our lecture will be focused on the addition of vectors. But बच्चा लोग, before going for the addition of vectors or the other concepts based on vectors, there is something very important we need to understand. एंड व्हाट इज दैट थिंग दैट अगर हमें स्पेस में किसी भी पॉइंट की लोकेशन को बताना है, या फिजिक्स के बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो डिपेंड करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम पे. आपको थोड़ा बहुत पता होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, आपने मैथ्स में भी इसको पढ़ा होगा. बट अगर आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम का नॉलेज नहीं है तो फिर आप वेक्टर्स को समझ ही नहीं सकते, बिकॉज वेक्टर्स आर डिपेंडेंट ऑन दीज कोऑर्डिनेट सिस्टम. क्यों है डिपेंडेंट? क्योंकि वेक्टर्स में जितना एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट होता है उतना ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंट होता है. एंड फॉर दैट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम का प्रॉपर नॉलेज होना बहुत जरूरी है. These coordinate systems are of several types, जैसे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. बट हमें इन सबको नहीं पढ़ना है. हमारे सिलेबस में बेसिकली अभी जितना हमें नॉलेज की रिक्वायरमेंट है दैट इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. सो लेट्स हैव अ लुक व्हाट आर दीज कोऑर्डिनेट सिस्टम. देखो बच्चा लोग, अभी तक जितने आपने पढ़ा है पहले हम उसकी बात कर लेते हैं. अभी तक आपने जितना पढ़ा उसके हिसाब से दो एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस. आपने दो ऐसे एक्सिस को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते देखा है, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उसको हम क्या लेके चलते हैं? ओरिजिन लेके चलते हैं. और यहाँ पे आप किसी भी अगर एक पॉइंट की पोजीशन बताते हो तो उसकी पोजीशन को बताने के लिए आप उसका एक्स कोऑर्डिनेट बताते हो और क्या बताते हो? वाई कोऑर्डिनेट बताते हो. तो सपोज यहाँ भी ये पॉइंट है तो इसकी एक्स पे कुछ वैल्यू है और इसकी y पे कुछ वैल्यू है. जो x पे इसकी वैल्यू है वो इसका x कोऑर्डिनेट हो गया, और जो y पे इसकी वैल्यू है वो इसका क्या हो गया? y कोऑर्डिनेट हो गया. आ रही है बात समझ? सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स. ये क्या है? कोऑर्डिनेट्स. ये जो सिंपल सिस्टम है जिसमें आप ऐसे दो एक्सिस यूज कर रहे हो और आप किसी पॉइंट की लोकेशन को बता रहे हो, ये हमारा कहलाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. क्या कहलाता है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. और ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनको हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. इसको एक और नाम दिया गया है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. और जो ये कोऑर्डिनेट्स हैं इनको कहा जाता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स. बट इतना हमारे लिए जानना सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि ये तो एक तरीका हुआ इस पॉइंट की लोकेशन को बताने का. ये तो एक तरीका हुआ जिसमें हम इसकी एक्स एक्सिस पे वैल्यू बता सकते हैं, वाई एक्सिस पे वैल्यू बता सकते हैं. द लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट कैन बी एक्सप्लेन्ड इन अ डिफरेंट वे. व्हाट इज द डिफरेंट वे? लेट अस सी. I will take the same kind of axis, x axis and y axis. ये मैंने x एक्सिस लिया यहाँ पे और ये मैंने क्या लिया? y एक्सिस. फिर से मैंने यहाँ पे क्या लिया? एक पॉइंट लिया. सपोज ये पॉइंट P है. अब इस पॉइंट P की अगर मुझे लोकेशन बतानी है तो मेरे पास एक और दूसरा तरीका है. वो दूसरा तरीका क्या? एक तो मुझे ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस पता होनी चाहिए. क्या पता होनी चाहिए? एक तो मुझे इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस पता होनी चाहिए. दिस डिस्टेंस, इसको हम लेके चलते हैं स्मॉल r से. किससे लेके चलते हैं? स्मॉल r से. सो यू शुड नो द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है ओरिजिन से. दूसरा आपको क्या पता होना चाहिए कि ये जो एक पोजीशन आ गई, अब ये पॉइंट जो है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है. पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है. अब आप सोचोगे कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही क्यों? तो बेटा कन्वेंशनली ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही लिया जाता है, क्योंकि अगर आप नेगेटिव एक्स एक्सिस लेते हो या वाई एक्सिस लेते हो तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं. जो भी रिजल्ट्स आते हैं उनमें, और वो जो रिजल्ट्स होते हैं वो सुटेबल नहीं रहते, इसीलिए हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेके चलते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे अब इस पॉइंट को अगर आप डिफाइन करोगे, पहले तो एक्स एक्सिस पे वैल्यू देख रहे थे, वाई एक्सिस पे वैल्यू देख रहे थे, तो क्या लिख रहे थे? एक्स कोमा वाई. लेकिन अब हम एक्स वाई नहीं देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं?
ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस क्या है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये कितना एंगल बना रहा है, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ये कितना इंक्लाइंड है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे r कॉमा थीटा, ये भी क्या है, कोऑर्डिनेट्स है, दीज आर आल्सो कोऑर्डिनेट्स, बट अब ये कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स। ये कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो ऐसा सिस्टम जिसमें हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन को बताने के लिए ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से वो कितना एंगल बना रहा है उसको उन दोनों को कंसीडरेशन में लेते हैं, तो वो हमारा जो सिस्टम कहलाता है उसको हम क्या कहते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या कहते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। आ रही है बात समझ। सो r कोमा थीटा। नाउ another important thing is conversion between the Cartesian coordinate system and polar coordinate system। कि अब अगर आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लोकेशन दे रखी हो तो आप उसको पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे बता सकते हो, अगर आपको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में दे रखा है तो आप उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे बता सकते हो। आ रही है बात समझ। ओके, अब देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट P है इसको अब हम वेक्टर से कैसे कोरिलेट करते हैं। इस पॉइंट P की पोजीशन आपने ओरिजिन से बता दी तो डिस्टेंस तो r हो गई, लेकिन यही अगर आप एरो हेड से इसको रिप्रेजेंट कर दो तो साथ साथ आपने इसकी क्या बता दी, डायरेक्शन भी बता दी। तो डिस्टेंस के साथ साथ डायरेक्शन भी बता दी, तो आपने इसको कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, वेक्टरली रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये r वेक्टर भी बन सकता है। क्या बन सकता है, r वेक्टर। आ रही है बात समझ। अब हमारा मेन मुद्दा है कि हमें कन्वर्ट करना है इन पोलर कोऑर्डिनेट्स को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। लेट अस डू दैट। अभी भी क्योंकि ये x एक्सिस है तो इस p की कुछ ना कुछ वैल्यू x एक्सिस पे है तो ये हो जाएगी x, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू y एक्सिस पे भी है, वो वैल्यू हम ले लेते हैं ये। आ रही है बात समझ, ये y एक्सिस पे वैल्यू और ये x एक्सिस पे वैल्यू। आ रही है बात समझ। यहां मान लेते हैं कुछ पॉइंट P और यहां ले लेते हैं, ये सॉरी P है, यहां ले लेते हैं Q। आ रही है बात समझ। इस ट्राइंगल को लो, ट्राइंगल OPQ, मैं सिर्फ इस ट्राइंगल को ले रही हूं, ट्राइंगल OP एंड Q। ये एंगल कितना है, थीटा। यहां से आपको साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक तो किसकी फाइंड आउट करनी है, साइन थीटा की, और दूसरी किसकी फाइंड आउट करनी है, कॉस थीटा की फाइंड आउट करनी है। देखो साइन थीटा बेटा क्या होता है, इफ दिस इज द 90 डिग्री, ये क्या है 90 डिग्री और ये क्या है थीटा है, तो साइन थीटा किसके इक्वल होगा, ऑपोजिट साइड विच वाज y, ऑपोजिट साइड y डिवाइडेड बाय, ये कितना था हमारा r था, डिवाइडेड बाय द हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया r। आ रही है बात समझ। cos थीटा किसके इक्वल आएगा, cos थीटा इज ऑलवेज एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय द हाइपोटेन्यूज, तो ये x डिवाइडेड बाय r। आ रही है बात समझ। यहां से y की वैल्यू क्या आएगी, r sin थीटा, और यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, r cos थीटा। ये तो बेटा एक कन्वर्जन हो गया, ये क्या हो गया, एक कन्वर्जन हो गया। कैसे, अगर आपको दे रखे होते यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट्स, r की वैल्यू दे रखी और थीटा की वैल्यू दे रखी होती, आपको उसको कन्वर्ट करना होता कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, यानी कि आपको इस y की वैल्यू बतानी होती और इस x की वैल्यू बतानी होती, तो आप डायरेक्ट क्या करते हैं, y इक्वल्स टू पुट करते r की वैल्यू साइन और यहाँ पे जितना भी एंगल होता थीटा, यहां से आप सॉल्व करके y की वैल्यू बता सकते थे। सिमिलरली आप x के लिए भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे, r cos थीटा, थीटा की वैल्यू रख के और r की वैल्यू पुट करके। ये तो हुआ कि हमने पोलर कोऑर्डिनेट से किस में कन्वर्ट किया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में चेंज किया। क्या हम कार्टेशियन से पोलर में चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। लेट अस सी हाउ। अब देखो इधर, क्या हम इस x और y को स्क्वायर करके ऐड कर सकते हैं। अगर इस इक्वेशन को मैं फर्स्ट लूं, इस इक्वेशन को सेकंड लूं, सो कैन आई जस्ट स्क्वायर बोथ द इक्वेशन एंड ऐड, बिल्कुल कर सकते हैं। तो करते हैं, यहां से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ऑर्डर चेंज कर दिए, नो नॉट एन इश्यू। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहां से आर स्क्वायर कॉमन ले लो, आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा।
तो देखो बेटा आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, आर स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। यानी कि यहां से अगर मैं इधर लिखूं तो आर स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यू कैन से आर इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपने अब r की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, यानी कि अगर आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दे रखे होते, x और y दे रखे होते, तो आप अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके यहां से किसकी वैल्यू निकाल सकते थे, r की वैल्यू निकाल सकते थे। तो आपने कार्टेशियन से किस में कन्वर्ट कर लिया, पोलर में। बट अभी भी हमारे पास सिर्फ इस r की वैल्यू आई है, डिस्टेंस आई है, थीटा की वैल्यू नहीं आई है। तो थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो बेटा ये एक लीनियर ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, लीनियर लाइन है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है, स्ट्रेट लाइन का क्या होता है, स्लोप होता है। स्लोप मतलब ये कितनी इंक्लाइंड है, और इसका स्लोप अगर देखो तो हर पॉइंट पे सेम मिलेगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। वो जो स्लोप है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टेन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टेन थीटा से। तो यहां इसी सेम ट्राइंगल से, फ्रॉम दिस सेम ट्राइंगल if we talk about the tan theta, इसी ट्राइंगल से अगर tan theta की वैल्यू निकालनी है, so tan theta would be equals to what, perpendicular divided by base. So perpendicular is y and base is x. तो स्लोप किसके इक्वल आ गया, y by x के इक्वल आ गया, या फिर जो टेंजेंट है इस थीटा एंगल की वो किसके इक्वल आ गई, y by x के इक्वल आ गई। तो यहां से थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, थीटा इक्वल्स टू y by थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स y बाय x। यहां से आप थीटा की वैल्यू भी क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। तो आपने r की वैल्यू भी निकाल ली और थीटा की वैल्यू भी निकाल ली, दोनों किसकी हेल्प से, y और x की हेल्प से। वहां भी xy और यहां भी xy, यहां y बाय x रेशियो में और वहां अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमने दोनों कन्वर्जन देख लिया। अगर आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दे रखा है तो आप पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज कर सकते हो, आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में चेंज कर सकते हो। एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, लेट अस सी दिस एग्जांपल। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल होने वाला है ये। हमें किसी एक पॉइंट की लोकेशन दे रखी है और उसके जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है वो दे रखे हैं 3,4, यानी कि एक्स एक्सिस पे उसकी वैल्यू है वो कितनी है 3 और वाई पे कितनी है 4 है। आ रही है बात समझ। हमें इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, यानी कि r और थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कर देते हैं बिल्कुल। हमें पता है r किसके इक्वल होगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी 3 का स्क्वायर प्लस y की कितनी 4 का स्क्वायर। सो 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, रूट 25 दैट इज 5। तो यहाँ पे r की वैल्यू कितनी आ गई 5 यूनिट्स, या अगर डिस्टेंस है तो 5 मीटर भी हो सकता है। तो मैं यहाँ 5 यूनिट्स लिख देती हूँ, जो भी इसकी यूनिट होगी, मीटर होगी, सेंटीमीटर जो भी है, तो 5 यूनिट्स। यहाँ पे r की वैल्यू आ गई। क्या हम थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिकॉज वी नो tan थीटा इज इक्वल्स टू y by x. So tan theta would be equals to y is 4 and x is 3. So theta would be equals to tan inverse 4 by 3. ये आपके पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, थीटा की आ जाएगी। यहां से आपको एंगल पता चल जाएगा कि कितने एंगल पे ये इंक्लाइंड है। आ रही है बात समझ। इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो। Okay, now let us move that what is vector addition. Now let us see vector addition. अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये वेक्टर एडिशन की क्या रिक्वायरमेंट रही, क्या जरूरत है वेक्टर एडिशन की। सीधा एडिशन ही तो करना है, 3 + 2 5, 4 + 3 7, एडिशन ही तो करना है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि देखो डिफरेंस क्या है। अगर आप कोई स्केलर क्वांटिटी लेते हो, स्केलर क्वांटिटी मींस आपने लिया 2 kg शुगर प्लस 5 kg शुगर, तो आप क्या बोलोगे, टोटल कितना हुआ 7 kg शुगर हुआ, यानी कि आपको सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड चाहिए और यूनिट। तो आपने सेम क्वांटिटीज को क्या कर दिया, डायरेक्टली ऐड कर दिया। सिमिलरली अगर आपके पास सपोज आपने सिस्टम एंड पाइप वाले क्वेश्चंस किए होंगे, टैंक वाले क्वेश्चंस किए होंगे, तो आपने 10th में मैथ्स में ऐसा कुछ पढ़ा होगा कि एक तरफ से इतना पानी आ रहा है, दूसरी तरफ से इतना पानी आ रहा है पर सेकेंड पर मिनट, या तो कितना भी पानी आ रहा है। तो सपोज यहां से आपने टैप
ओपन छोड़ी हुई है, यहां से भी आपने क्या किया हुआ, टैप ओपन छोड़ी हुई है, और यहां से पानी गिर रहा है, ठीक है। तो यहां से मान लेते हैं कि पर सेकंड 2 लीटर पानी गिर रहा है, और यहां से मान लेते हैं पर सेकंड कितना गिर रहा है, 1 लीटर। तो हम क्या बोलेंगे, पर सेकंड टोटल कितना पानी आ रहा है, 3 लीटर आ रहा है। आ रही है बात समझ, डायरेक्टली ऐड कर दिया, कोई डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं रही। यहाँ पे 2 kg प्लस 5 kg किस डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट किस में है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे भी डायरेक्शन चाहे पानी कैसे भी गिर रहा है, हमें पता है कि पर सेकंड कितना आ रहा है, 3 लीटर आ रहा है। आ रही है बात समझ। बट अगर और एग्जांपल देखें, बेसिकली अगर देखिए फोर्स का, क्योंकि हम जब भी वेक्टर्स की बात करते हैं सबसे ज्यादा एम्फेसाइज हम फोर्स पे करते हैं, क्योंकि फोर्स का अगर हम कॉन्सेप्ट देखते हैं उसकी हेल्प से हमें सारा वेक्टर समझ में आ जाता है। सो इफ वी टॉक अबाउट द फोर्स, सपोज if 5 Newton force is acting on this direction, ये एक ब्लॉक है, ब्लॉक पे 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में लगा है, 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में लगा है, तो आप क्या बोलोगे, नेट फोर्स कितना है, क्या बोलोगे, नेट फोर्स कितना है, टोटल फोर्स 0 न्यूटन बोलोगे, यानी कि ब्लॉक मूव नहीं करेगा। मैं इसको यहाँ से 5 न्यूटन से पुश करूं, यहाँ से कोई और इसको 5 न्यूटन से ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश करे, तो क्या ब्लॉक मूव करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि 5 न्यूटन और 5 न्यूटन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। आ रही बात समझ। अब यहाँ पे 5 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन 10 न्यूटन नहीं हुआ, लग तो एक ही ब्लॉक पे रहा है, डायरेक्शन ऑपोजिट हुई तो क्या हुआ, लग तो एक ही ब्लॉक पे रहा है, 5 न्यूटन और 5 न्यूटन तो 10 न्यूटन होना चाहिए था, लेकिन 10 न्यूटन नहीं हुआ। हमने इसको क्या कर दिया, 0 न्यूटन। क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम था, मैग्नीट्यूड क्या था, सेम था, बट ये दोनों किस में लगे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इनका जो रिजल्ट है वो कितना हो गया, 0 हो गया। क्यों, क्योंकि ये इक्वल वेक्टर्स है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ऑपोजिट डायरेक्शन में तो सपोज ये F1 वेक्टर था और ये F2 वेक्टर था, तो ये क्या हुआ, F1 वेक्टर है जो किसके इक्वल था, माइनस F2 वेक्टर के, तो इनका जो रिजल्ट है वो क्या हो गया, 0 हो गया। आ रही है थोड़ी थोड़ी बात समझ। लेकिन अगर ये कुछ ऐसा होता, अब ये 5 न्यूटन इसी डायरेक्शन में लग रहा होता, 5 न्यूटन दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो आप क्या बोल देते कि टोटल फोर्स कितना लग रहा है, 10 न्यूटन। अब ये क्या लग रहा है, 10 न्यूटन। यहां पे सिंपली ऐड हो गया 5 न्यूटन 10 न्यूटन, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है। बट व्हाट इफ द डायरेक्शन इज लाइक दिस। अब ये ब्लॉक लेते हैं, अब भाई एक तो 5 न्यूटन का यहां से लग रहा है, एक 10 न्यूटन का यहां से लग रहा है। यहां पे भी अगर 5 न्यूटन की जगह एक 10 न्यूटन होता, एक 5 न्यूटन होता, तो आप बोल देते कि टोटल कितना लग रहा है, 15 न्यूटन लग रहा है। क्या अब भी आप कह सकते हो कि टोटल 15 न्यूटन लग रहा है? इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। ये बुक है मेरे पास, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इस बुक को मैं एक तरफ तो यहां से फोर्स लगाऊं, एक तरफ तो मैं यहां से फोर्स लगाऊं, और एक कोई और इस पे यहां से फोर्स लगाए, डाउनवर्ड से फोर्स लगाए, तो यहां से भी फोर्स लग रहा है, यहां से भी फोर्स लग रहा है। किस तरफ मूव करेगी बुक? क्या यहां मूव करेगी? क्या यहां मूव करेगी? नहीं करेगी, ना यहां करेगी ना यहां करेगी। बुक दोनों डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी। बुक क्या करेगी, किसी ऐसी डायरेक्शन में मूव करेगी, किसी डायगोनल डायरेक्शन में मूव करेगी, कुछ ऐसे मूव करेगी। तो भाई यहां से फोर्स लग रहा था तो ऊपर जानी चाहिए थी, या फिर यहां से फोर्स लग रहा था तो फॉरवर्ड जानी चाहिए थी, ना तो ये फॉरवर्ड जा रही है ना अपवर्ड जा रही है, ये तो किसी तीसरी डायरेक्शन में जा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट काम नहीं किया कि 10 न्यूटन इधर से 5 न्यूटन इधर से, और टोटल कितना हो गया 15 न्यूटन। कोई एक उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वहां पे रिजल्ट नहीं आ रहा है। मतलब वेक्टर एडिशन का कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे भी देखो 5 न्यूटन 10 न्यूटन, एक तो 15 न्यूटन नहीं होगा, और दूसरा 10 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ मूव नहीं करेगा, 5 न्यूटन इस तरफ लग रहा है तो इस तरफ भी मूव नहीं करेगा, कोई और ही डायरेक्शन होगी जहां पे ये मूव करेगा। आ रही है थोड़ी थोड़ी बात समझ? ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट इज दिस। तो भाई फिर कैसे ऐड होंगे, अगर डायरेक्ट स्केलर्स की तरह ऐड नहीं होंगे तो कैसे ऐड होंगे? ऐड होंगे बट विद डायरेक्शन ऐड होंगे, कोई एक डिफरेंट मेथड होगा इनको ऐड करने का। सो व्हाट इज दैट मेथड? उसके लिए हम देख लेते हैं कि कोई भी हमारे पास सपोज दो वेक्टर्स है, वी हैव टू वेक्टर्स, वन इज ए वेक्टर एंड अनदर वन इज बी वेक्टर। ये बी वेक्टर है। अब देखो ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, दोनों अलग डायरेक्शन में, दोनों का मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं है। यहाँ पे एक और चीज समझने वाली है, सपोज ये मेरे पास वेक्टर्स हैं कुछ, ठीक है। अब इन वेक्टर्स को अगर देखें तो इन सबकी जो डायरेक्शन है वो सेम है,
इन सबकी डायरेक्शन क्या है, सेम है, लेकिन इनका पॉइंट ऑफ एक्शन जो है वो सबका डिफरेंट है और ये एक दूसरे के पैरेलल भी हैं, सब एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं। इन वेक्टर्स को क्योंकि इनका जो पॉइंट ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट है, तो यहाँ आप एक चीज और मान सकते हो कि अगर ये एक ही वेक्टर होता, ये सिंगल वेक्टर होता, तो हम ये कह सकते थे कि हमने इसी वेक्टर को डिस्प्लेस करके यहां भी पुट कर दिया, इसी वेक्टर को हमने डिस्प्लेस करके यहां भी रख दिया, इसी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके हमने यहां भी रख दिया। क्या मतलब है इसका कि आप किसी भी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। पैरेलली शिफ्ट करने पे उसके मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता। तो अगर आपके पास सपोज ये वेक्टर है तो आप इसको ऐसे उठा के एकदम पैरेलली उठा के और यहां भी शिफ्ट कर सकते हो, आप इसको यहां भी शिफ्ट कर सकते हो, बस इसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, ना ही इसकी लेंथ में कोई चेंज आना चाहिए और आएगा भी नहीं। सो दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर्स दैट these vectors can be parallelly displaced। तो पैरेलल इनको डिस्प्लेस किया जा सकता है। अब इसी प्रॉपर्टी को हम वेक्टर एडिशन में भी यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन का रूल कहता है दैट टू ऐड टू वेक्टर्स और मोर देन टू वेक्टर्स, जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल टेक एनी वेक्टर एज फर्स्ट वेक्टर, किसी भी एक वेक्टर को एज अ फर्स्ट वेक्टर ले लो। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर किसको ले लिया, ए वेक्टर को ले लिया। किसको ले लिया, ए वेक्टर को। फिर ये कहता है कि जो सेकंड वेक्टर है, जो बच गया सेकंड वेक्टर है, उस सेकंड वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करो। पैरेलली शिफ्ट करके उसको पहले वाले वेक्टर ए वेक्टर के साथ, ध्यान से सुनते जाना, सेकंड वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करो और कुछ इस तरीके से शिफ्ट करो कि ये जो टेल है सेकंड वेक्टर की, ये जो टेल है सेकंड वेक्टर की, वो फर्स्ट वेक्टर के हेड पे क्या होनी चाहिए, पॉइंट होनी चाहिए। तो अब मुझे इसको कुछ ऐसे ही पैरेलली शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि जो टेल है सेकंड वेक्टर बी वेक्टर की, वो किस पे आए, फर्स्ट वेक्टर के हेड पे। तो ये हमारा बी वेक्टर आ गया। आ रही है बात समझ। उसके बाद आपको जो ए वेक्टर की टेल है, यानी कि जहां से आपने स्टार्ट की अपनी जर्नी, उस इनिशियल पॉइंट से आपको फाइनल पॉइंट तक जाना है और उसी डायरेक्शन में आपके वेक्टर की भी क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए। इस तरीके का जो आप वेक्टर ड्रॉ करते हो वो आपको देता है एडिशन ऑफ बोथ द वेक्टर्स, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो यहाँ पे ए वेक्टर लिया हमने, पैरेलली शिफ्ट किया बी वेक्टर को, किस तरीके से कि जो टेल है बी वेक्टर की वो किस पे आनी चाहिए, ए वेक्टर के हेड पे आनी चाहिए, उसके हेड से कनेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि जो टेल है ए वेक्टर की, उस स्टार्टिंग पॉइंट से जो हमारा फिनिशिंग पॉइंट है, फिनिश हमने कहाँ किया, यहाँ किया, उस फिनिशिंग पॉइंट तक उसी की डायरेक्शन में एक वेक्टर आपको ड्रॉ करना है, जो वेक्टर आपको इन दोनों वेक्टर्स का क्या देगा, एडिशन देगा। और ये जो वेक्टर एडिशन देता है इसको हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। क्या कहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। ये क्या देता है, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्ट देता है। रिजल्ट कैसे, फिर से मैं आपको वही बुक का एग्जांपल बताती हूँ। मैंने कहा था कि अगर इस बुक पे एक फोर्स डाउनवर्ड से लग रहा हो, एक इस डायरेक्शन से लग रहा हो, तो ना तो ये फॉरवर्ड मूव करेगी ना अपवर्ड मूव करेगी, ये किसी थर्ड डायरेक्शन में डायगोनली मूव करेगी, कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसे मूव करेगी। तो मतलब जो फोर्स है वो एक तो या तो इस डायरेक्शन में लगा था, इस डायरेक्शन में जाने को तो बुक को या तो फॉरवर्ड जाना चाहिए था लेकिन, या अपवर्ड, लेकिन वो दोनों डायरेक्शन में नहीं गई। इसका रिजल्ट किसी थर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब इनका जो रिजल्टेंट था दोनों फोर्सेस का वो कुछ डिफरेंट था। तो वो रिजल्ट ये है। आ रही है बात समझ। फिर से देख लेते हैं इसको कैसे ऐड करना है आपको दो वेक्टर्स को। यू हैव टू कीप वन वेक्टर एज द फर्स्ट वेक्टर, देन टेक द सेकंड वेक्टर पैरेलली like its tail points to the head of the first vector। ठीक है, जो सेकंड वेक्टर की टेल है वो फर्स्ट वेक्टर के हेड से कनेक्ट होनी चाहिए। देन ड्रॉ अ वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। आपकी जो इनिशियल पोजीशन थी और जो फाइनल पोजीशन है उसकी डायरेक्शन में पॉइंट करता हुआ आपको क्या ड्रॉ करना है, वेक्टर ड्रॉ करना है। और वो जो आप वेक्टर ड्रॉ करते हो वो आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर का एडिशन होता है, यानी कि आपको एडिशन देता है, और वो क्या कहलाता है, रिजल्टेंट वेक्टर। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। आ रही है बात समझ। अब देखो अगर ये ए वेक्टर सपोज ये 4 से क्यों ना होता, ये 5 न्यूटन होता और ये सपोज होता 2 न्यूटन, तो क्या ये 7 न्यूटन हो जाता, क्या ये 7 न्यूटन हो जाता, बिल्कुल नहीं होता।
7 न्यूटन नहीं होता। यहाँ पे ये वेक्टर एडिशन जरूर रिप्रेजेंट कर रहा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बट ये इनके मैग्नीट्यूड का एडिशन नहीं है, वेक्टर का एडिशन है। ध्यान से देखो, वेक्टर का एडिशन है, मैंने मैग्नीट्यूड नहीं लिखा है, ऊपर एरो लगाया मतलब वेक्टर का एडिशन है, इनके मैग्नीट्यूड का एडिशन नहीं है। तो यहाँ पे ये 7 न्यूटन नहीं होगा। तो फिर क्या वैल्यू होगी इसकी, क्या वैल्यू होगी वो निकालने के लिए हमें निकालना पड़ता है इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या निकालना पड़ता है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अच्छा, बिफोर गोइंग फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, एक चीज और देख लेते हैं कि क्या ये जो एडिशन का कॉन्सेप्ट है, क्या ये दो से ज्यादा वेक्टर्स पे भी अप्लाई होता है, उसके लिए भी देख लेते हैं। सपोज आपके पास एक तो ये वेक्टर है ए वेक्टर, एक आपके पास ये वेक्टर है बी वेक्टर, एक आपके पास ये वेक्टर है सी वेक्टर, ठीक है, और एक आपके पास ये वेक्टर है डी वेक्टर। क्या हम इनको भी ऐड कर सकते हैं उसी रूल से? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? हमें उसी रूल को फॉलो करना है। सबसे पहले किसी एक को फर्स्ट वेक्टर मान लो, अब हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही चलेंगे। तो ए वेक्टर को मैंने फर्स्ट वेक्टर माना, उसके बाद बी मेरा सेकंड वेक्टर है, तो मैंने इसको पैरेलली क्या किया, शिफ्ट किया। और शिफ्ट कैसे किया कि जो बी की टेल है वो किस पे आनी चाहिए, ए के हेड पे आनी चाहिए। तो ये कुछ इस तरीके से पैरेलली शिफ्ट हो गया। उसके बाद मैं सी को पैरेलली शिफ्ट करूंगी, तो देखो सी बिल्कुल सीधा है, वो अपवर्ड डायरेक्शन दिखा रहा है, ये बी वेक्टर हो गया। तो ये पैरेलली शिफ्ट करने, इसको भी ऐसे ही करना है कि अब बी के हेड पे सी की क्या आनी चाहिए, टेल आनी चाहिए। तो ये सी शिफ्ट हो गया। आ रही बात समझ? अब डी को शिफ्ट करेंगे पैरेलली, तो डी की जो टेल है वो किस पे आनी चाहिए, सी के हेड पे आनी चाहिए। तो ये देखो, ये कौन सा हो गया, डी वेक्टर हो गया। ये क्या हो गया, डी वेक्टर। अब अगर हमें इनका एडिशन बताना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक एक क्या करना पड़ेगा, वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। टेल होनी चाहिए इनिशियल पॉइंट पे और उसका हेड होना चाहिए हमारे फाइनल पॉइंट पे। वो जो वेक्टर हम ड्रॉ करते हैं वो हमें क्या देगा, इन सब का एडिशन, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, और उसको हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। क्या कहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज यू आर मूविंग 3 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, आप 3 मीटर कहां की तरफ गए, ईस्ट की तरफ गए। देन यू आर मूविंग 4 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, उसके बाद आपने 4 मीटर कहां ट्रेवल किया, टुवर्ड्स नॉर्थ ट्रेवल किया। तो अब आपको अगर बताना है कि आप अपने इनिशियल पॉइंट से कितना दूर हो, आप अपने इनिशियल पॉइंट से कितना दूर हो, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है, 3 मीटर एंड 4 मीटर, क्योंकि हम डायरेक्शन भी तो स्पेसिफाई कर रहे हैं, ईस्ट एंड नॉर्थ, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। आपको अगर इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट बताना है तो आप क्या करोगे, एक वेक्टर ड्रॉ करोगे, और वो वेक्टर ड्रॉ करोगे तो सपोज ये ए वेक्टर था और ये बी वेक्टर, जो कि हमने 3 मीटर 4 मीटर लिया है, तो ये क्या होना चाहिए, डायरेक्ट 4 + 3 7 होना चाहिए, नहीं होगा, विद डायरेक्शन ऐड हो रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, इसका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा वो तो देखो साफ दिख रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम पाइथागोरन थ्योरम से यहाँ पे डायरेक्टली निकाल सकते हैं, √3² + 4² 25 बनेगा, बाहर क्या आएगा 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। तो 4 + 3 7 नहीं आया, क्या आया 5 आ रहा है, मतलब वेक्टर एडिशन में रिजल्ट क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। ये अगर ये स्केलर होते, डिस्प्लेसमेंट ना होके सिर्फ डिस्टेंस होता, तो आप क्या कहते हैं, टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, 4 + 3 7 मीटर, बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है आपका 5 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 मीटर है। आ रही है बात समझ? So now let us find the magnitude and direction of the resultant vector, and for this again I am taking two vectors. One I have taken a vector and another I have taken b vector. मैंने एक a vector लिया और दूसरा b vector, और ये जो थर्ड वेक्टर होगा ये क्या करेगा, इनका रिजल्टेंट को शो करेगा, r वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर। ठीक है, लेकिन हमें तो इसका मैग्नीट्यूड बताना है, डायरेक्शन तो बात की बात है, पहले हमें क्या बताना है, इसका मैग्नीट्यूड। फॉर दैट लेट अस प्रोड्यूस दिस ए वेक्टर। ए वेक्टर को हमने थोड़ा सा क्या किया, प्रोड्यूस किया। बात आती है इस एंगल की, तो ये एंगल कौन सा होगा, देखो बेटा ये एंगल अगर हम बात करें ए वेक्टर और बी वेक्टर की, सपोज ये अगर ये एक ही पॉइंट से इनिशिएट हो रहे होते कुछ इस तरीके से, तब इनके बीच का जो एंगल सपोज कुछ भी थीटा होता,
हो सकता है इन्हीं वेक्टर्स को हमने क्या किया है, पैरेलली शिफ्ट किया है, ए वेक्टर को यहाँ पैरेलली शिफ्ट कर दिया और बी वेक्टर को यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो अभी भी इनके बीच का ये जो एंगल होगा ये भी कितना होगा, थीटा होगा। आ रही है बात समझ? यहाँ जो हमने ए को प्रोड्यूस किया है इसी पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं और इस परपेंडिकुलर को नाम दे दे, सपोज इसको दिया हमने पी क्यू आर और इसको हम दे देते हैं एम। अब देखो हमारे पास यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, एक तो हमारे पास ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, पी क्यू एंड एन, और दूसरा कौन सा बन रहा है, ट्राइंगल आर क्यू एंड एन, ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं। हम सबसे पहले इसको देखते हैं। सो इन ट्राइंगल आर क्यू एम मान लेते हैं कि जितना हमने इसको प्रोड्यूस किया है वो x है और जितना हमने ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसकी लेंथ कितनी है, y है। तो देखो यहाँ से ट्राइंगल आर क्यू एम में आप एक तो साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो और दूसरी किसकी निकाल लो, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ पे देखो साइन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, साइन थीटा इज ऑलवेज ऑपोजिट साइड बाय द हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज यहाँ पे बी वेक्टर, ये लेंथ चाहिए हमें इस वेक्टर की, तो लेंथ किसके इक्वल होगी, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की। और मैग्नीट्यूड मैंने आपको बताया हमेशा या तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या फिर सिंपल आप किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, बी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैं सिंपल बी से रिप्रेजेंट कर रही हूं इसको। तो साइन थीटा वुड बी इक्वल्स टू y बाय बी के इक्वल आएगा, और जो cos थीटा है वो किसके इक्वल आएगा, एडजेसेंट साइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b, दैट मींस x ओवर b, इसके इक्वल आएगा। तो यहां से y किसके इक्वल आएगा, b sin थीटा। सो यहाँ पे जो y है वो किसके इक्वल आएगा, y इक्वल्स टू b sin थीटा के इक्वल, एंड सिमिलरली x किसके इक्वल आएगा, b cos थीटा के इक्वल। यहां तक बात क्लियर है? अब हम ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ट्राइंगल पी क्यू एंड एम। सो इन ट्राइंगल पी क्यू एंड एम देखो अगर हमारे पास r का मैग्नीट्यूड हो, अगर हमारे पास r का मैग्नीट्यूड हो, यानी कि r का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, या तो r का मैग्नीट्यूड मोड में लिख सकते हैं, अगर मैग्नीट्यूड हो तो उसका जो स्क्वायर है, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है तो ये किसके इक्वल आएगा, r मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वुड बी इक्वल्स टू ये जो पूरी लेंथ है इसका स्क्वायर, और ये पूरी लेंथ किसके इक्वल है, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि सिर्फ ये इतनी लेंथ, ये a वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, इसकी लेंथ प्लस x और इसका भी क्या स्क्वायर प्लस, और ये वाली लेंथ भी चाहिए, ये वाली लेंथ किसके इक्वल है, सिर्फ y के इक्वल है, तो किसका स्क्वायर आ जाएगा, y का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे r मैग्नीट्यूड, ये r वेक्टर का मोड में इसको डायरेक्टली क्या लिख रही हूँ, r स्क्वायर, क्योंकि ये भी इसके किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो r स्क्वायर वुड बी इक्वल्स टू, यहाँ पे भी लिख देते हैं a प्लस, देखो x की जगह क्या आएगा, अभी हमने x की वैल्यू निकाली b cos थीटा, तो a प्लस b cos थीटा, और इसका भी क्या होल स्क्वायर, प्लस y की वैल्यू हमने क्या निकाली अभी, b sin थीटा, तो y स्क्वायर की जगह क्या आएगा, b sin थीटा का होल स्क्वायर। हमें अब इसको सॉल्व करना है, करें इसको सॉल्व, तो r स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, देखो a प्लस बी cos थीटा का होल स्क्वायर ओपन करना है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा, यही आएगा, प्लस 2ab cos थीटा, प्लस यहाँ पे b sin थीटा का स्क्वायर ओपन करेंगे तो b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, क्या आएगा, b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, यही आएगा। इसको हटा देते हैं यहां से थोड़ा, इसके बाद यहां देख लो, अब देखो r स्क्वायर, और इसको अगर सॉल्व करें तो इक्वल्स टू a स्क्वायर, यहां पे देखो b स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लो, तो b स्क्वायर कॉमन लेंगे तो देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, या फिर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, एक ही बात है, प्लस क्या बचा हमारे पास 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा, यही बचा। फिर से cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, तो r स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और यही आपके पास क्या आ गया, r का मैग्नीट्यूड। r स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो ये, और अगर सिर्फ r की वैल्यू निकालनी है, मैग्नीट्यूड देना है, तो इसको किस में ले जाओ, अंडर रूट में ले जाओ, तो ये क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया किसका, r का। आ रही है बात समझ? बट अभी हमने सिर्फ इसका क्या निकाला है,
निकाला है, अभी हमें इसकी डायरेक्शन भी बतानी है, क्योंकि देखो जो मैंने एग्जांपल दिया था बुक का कि बुक पे फोर्स अपवर्ड भी लग रहा है, फॉरवर्ड भी लग रहा है, बट बुक इस तरह से मूव कर रही है, ये तो मैंने बताया। आपको कैसे पता कि वो ऐसे ही मूव करेगी? आपको नहीं पता ना, उसके लिए आपको क्या पता होनी चाहिए? डायरेक्शन, यानी कि किस तरफ रिजल्ट आएगा दोनों फोर्सेस का, किस डायरेक्शन में रिजल्ट आएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि जो ओवरऑल इंपैक्ट है वो किस डायरेक्शन में आएगा, उसके लिए आपको इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए। अब हम वो डायरेक्शन निकालें। Now let us see what will be the direction of this resultant. मैग्नीट्यूड का काम हमारा खत्म हो गया, लेकिन हमें डायरेक्शन भी जरूरत पड़ेगी, डायरेक्शन की भी। तो देखो बेटा डायरेक्शन, अब हम सिर्फ इस अकेले की तो कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन बता नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, इसकी डायरेक्शन किसी के रेफरेंस में बताते हैं, किसी एक वेक्टर के रेफरेंस में। कैसे? जैसे मैंने अभी इस ब्लॉक का एग्जांपल लेते हैं कि अगर इस पे एक अपवर्ड फोर्स भी लग रहा है और एक फॉरवर्ड फोर्स भी लग रहा है, तो जो रिजल्टेंट आएगा, सपोज अगर मैं पैरेलली शिफ्ट करूं, सपोज इसको मैंने ऐसे पैरेलल शिफ्ट कर दिया और दूसरे को मैंने ऐसे शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा ये दोनों फोर्सेस का, सपोज ये F1 है ये F2 है, इनका जो रिजल्ट आएगा वो सपोज किसी ऐसी डायरेक्शन में आएगा, मान लेते हैं। तो अगर मुझे इसकी, ये रिजल्टेंट होगा फिर R, इस रिजल्टेंट की अगर मुझे डायरेक्शन बताओ F1 के रिस्पेक्ट में, यानी कि F1 से ये कितने एंगल पे है, तब भी मैं इसकी डायरेक्शन बता सकती हूँ। या फिर मुझे इसकी F2 से इसका एंगल बताओ, या F2 के रिस्पेक्ट में इसकी डायरेक्शन बताओ, तब भी मैं इसकी डायरेक्शन बता सकती हूँ। तो हम किसी एक वेक्टर से इसकी क्या ले सकते हैं, डायरेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम देखें कि इंडिविजुअल इसकी जो डायरेक्शन है वो हम बता नहीं सकते, तो हम किसी दूसरे वेक्टर के रिस्पेक्ट में इसकी डायरेक्शन लेते हैं। यहां मैंने मान लिया कि ए वेक्टर में ये जो एंगल बना रहा है वो कितना है, अल्फा है। कितना है, अल्फा। अगेन वी विल टेक द ट्राइंगल पी क्यू एंड एम। अब इस ट्राइंगल में हम tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे, सॉरी tan अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि एंगल हमने क्या लिया है, अल्फा। सो tan अल्फा वुड बी इक्वल्स टू, किसके इक्वल आएगा, tan की वैल्यू परपेंडिकुलर बाय बेस, यही तो आएगा। परपेंडिकुलर कितना है, y, और बेस कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस x, यही तो है। बट हमारे पास y और x दोनों की वैल्यूज है, क्या है वैल्यूज, y किसके इक्वल था, y किसके इक्वल था, b sin थीटा के इक्वल, किसके इक्वल था, b sin थीटा अपॉन a प्लस x किसके इक्वल था, b cos थीटा, तो b cos थीटा। इस फॉर्मूला की हेल्प से आप इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी बता सकते हो। ये किसके इक्वल आएगा, tan अल्फा, बट हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो अल्फा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स b sin थीटा ओवर a प्लस b cos थीटा। तो यहां हमने डायरेक्शन भी निकाल ली, किसकी, रिजल्टेंट की। तो अब हम बता सकते हैं कि जो बुक है वो ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, कैसे जाएगी, वो अब हम इसकी हेल्प से बता सकते हैं, अगर हमें दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड पता हो और एंगल पता हो। कौन सा, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। आ रही है बात समझ। बातों ही बातों में हमने ट्राइंगल लॉ पढ़ लिया, वेक्टर एडिशन का। कौन सा, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्योंकि ये जो हमने पढ़ा है इसको हम क्या कहते हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्यों बोला हमने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्योंकि दो वेक्टर्स को हमने एक ट्राइंगल की साइड्स के अलोंग क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, और जो इस ट्राइंगल की थर्ड डायरेक्शन होगी, थर्ड साइड होगी इस ट्राइंगल की, वो इस ट्राइंगल की थर्ड डायरेक्शन हमें क्या देगी, रिजल्टेंट देगी। इसीलिए इसको कहते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर we will discuss the parallelogram law of vector addition and we will do the practice questions on the addition of vectors. उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। पहले हम parallelogram law डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम इस पे प्रैक्टिस करेंगे, किसकी, क्वेश्चंस की। आफ्टर दैट जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। Till then just stay tuned and just keep working hard. All the very best.